नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया के युवा प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। पौधशाला यानी नर्सरी, जहां आप छोटे छोटे पेड़ पौधे खरीदते हैं या उगाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति की पौधशाला के बारे में। राजनीति की पौधशाला यानी एबीवीपी। एबीवीपी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब से अपना कार्यकाल 2014 से संभाला है, तब से 28 मुख्यमंत्री जो अलग अलग राज्यों में बने हैं, उनमें से 13 की एबीवीपी की पृष्ठभूमि रही है। रिसेंटली कंक्लूडेड जो अभी चुनाव हुए हैं, चाहे वो राजस्थान के हों, छत्तीसगढ़ के, मिजोरम को छोड़ के जो भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें से 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो एबीवीपी की पृष्ठभूमि से हैं। हैरानी की बात यह है कि इन 4 राज्यों में 3 में बीजेपी ने विजय प्राप्त करी और 1 में विजय पाई कांग्रेस ने। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ए रेवंता रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एबीवीपी की पृष्ठभूमि से हैं। ऐसा क्या है एबीवीपी में कि एक के बाद एक देश की राजनीति में अपने राजनेता भेजती रहती है। आज इसी सिलसिले में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हमारे अतिथि को। सत्य सनातन परंपरा में कहा जाता है, यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र नमन्ते देवताः, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भ्रमण करते हैं, वहाँ देवता निवास करते हैं। इसी को आधार बनाते हुए हमने इस नववर्ष के पहले एपिसोड में आमंत्रित किया है एक नारी शक्ति को। हमने आमंत्रित किया है अक्षी बलोरिया जी को, जो एबीवीपी की जम्मू कश्मीर की शाखा की प्रांत मंत्री हैं। अक्षी बलोरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। अक्षी जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि एबीवीपी के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट विंग है। मैक्सिमम आप जिससे भी बात करेंगे, जैसे एनएसयूआई आपकी कांग्रेस की आ गई, आयसा है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ये आपकी सीपीआई मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट की स्टूडेंट विंग है। लेकिन आपके जो भी मैंने स्टेटमेंट्स देखे हैं सोशल मीडिया पे, आप क्लेम करती हैं कि ये बीजेपी की स्टूडेंट विंग नहीं है, इसका एक अपना अलग कैरेक्टर है, एक अलग पहचान है इसकी। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए ना हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जाती हूँ, या विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता बहुत अलग अलग इंटरव्यूज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे विशेष करके यही प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि आप जो है बीजेपी के स्टूडेंट विंग है। ऐसा नहीं है। जब आप विद्यार्थी परिषद का अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो विद्यार्थी परिषद का जो गठन है वो 1947 में एक तरह से अनऑफिशियली हम कह सकते हैं कि बनना शुरू हो गया, और 48 में हम लोग आते आते हमारा जो है गठन हुआ पूर्ण रूप से, और 49 में हम लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई। लेकिन जब आप बीजेपी का इतिहास देखते हैं तो वो 1980s में आकर के बीजेपी जो है बनती है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा अगर जनसंघ की भी बात करें तो 51 में जनसंघ बना था, उससे 2 साल पहले ही एबीवीपी अस्तित्व में आ चुकी थी। और जो है देश के लिए जो है एक विजन जो देश को देने के लिए जो समय गोल चाहिए था आज़ादी के बाद, उस दिशा में काम करना हम विद्यार्थी परिषद ने शुरू कर दिया था। परंतु कहते हैं कि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि हम बीजेपी की तरफ है। ऐसा नहीं है। हमारी विचारधारा, अगर हम विचारधारा की बात करें, नेशनलिस्ट अप्रोच अगर हम देखें, कहीं ना कहीं कुछ पहलू हमारे यहाँ कोई आइडियोलॉजिकल या नेशनलिस्ट अप्रोच, जैसे बीजेपी अपने आप को बोलती है कि हम नेशनलिस्ट अप्रोच रखते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद जो है, एबीवीपी जो है, वो नेशनलिज्म की भावना रखती है। हम लोगों ने देश को उस समय नेतृत्व देने का काम किया जिस समय देश को के पास कोई और पार्टी नहीं थी, कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद ने बहुत संघर्ष किया। और जो लोग कहते हैं कि हम भाजपा, आप इतिहास उठा करके देखिए। आपने अभी अपने जो है ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हर एक पॉलिटिकल पार्टी में है, हर एक फील्ड में है। तो ये कहना कि हम लोग बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, मैं तो इस चीज़ को, और प्रत्येक कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद का इस चीज़ को जो है नकारता है, क्योंकि इसके पीछे का फैक्ट आप देखिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन पहले बनी है वो कैसे किसी बाद में बनी ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्टूडेंट विंग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आजकल जो एक वर्ड चल रहा है नरेटिव बिल्डिंग का, उस समय जो है मतलब विद्यार्थी परिषद को लेकर के ऐसा कुछ ऑपोजिशन का हम कह सकते हैं, या समाज में कुछ जो है इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि हम लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं। हम भाजपा को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम अपने देश को सपोर्ट करते हैं, और देश की के हित में जो भी
बात करेगा, फिर अगर भाजपा की जगह कांग्रेस होगी या अन्य कोई पार्टी जो देश के लिए सही होगी, जो देश के लिए खड़ी रहेगी, हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये नरेटिव घड़ा गया एक की विद्यार्थी परिषद जो है वो भाजपा का विंग है, ऐसा नहीं है। हम लोग पहले से अस्तित्व में हैं, हम पहले से कार्य कर रहे हैं और हम अभी आप सबके ध्यान में है कि विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा कितनी बाद में आई है और विद्यार्थी परिषद ने अपना काम जो है एकदम हमें जब आज़ादी मिली उसके बाद से ही शुरू कर दिया था। जी मैम, एक्चुअली नैरेटिव आपने सही बोला कि नैरेटिव सेट होता है, लेकिन अगर सिर्फ मोदी जी का कार्यकाल देख लें, प्रधानमंत्री कार्यकाल देख लें, जून 2014 में उन्होंने पदभार संभाला प्रधानमंत्री का, तब से 28 मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में जो भी बने हैं उनमें से 13 आपके एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं। अभी जो रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव, इनमें 3 जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय हैं, चाहे आपके भजन लाल शर्मा हैं राजस्थान के, चाहे आपके मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के, ये तीनों तो हो गए बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, ये हो गए बीबीपी के, समझ में आता है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना के ए रेवंता रेड्डी, वो भी एबीपी की पृष्ठभूमि से हैं। तो ऐसा क्या है बीबीपी में कि एक के बाद एक यही लोग, यही जो दल है या जो भी समूह है, यही क्यों राजनेता प्रोड्यूस करता है? क्योंकि कांग्रेस की भी तो एनएसयूआई है। देखिए कहने को, जैसे अगर हम एनएसयूआई की बात करें या आप आईसा की बात करें, सब ऑर्गेनाइजेशंस कहने के लिए एक तरह से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनका जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे या उनका फ्रेमवर्क देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड है। और आपने जैसे कहा कि हर पार्टी में जो है विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता या हर फील्ड में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, उसका एक मूल कारण मुझे जहाँ तक समझ में आता है, अभी उतनी ज्ञानी तो नहीं हूँ परंतु जितना मैं समझ पाई हूँ कि विद्यार्थी परिषद ने कभी भी कार्यकर्ता को पॉलिटिक्स में जाने के लिए तैयार नहीं किया। विद्यार्थी परिषद ने कभी भी किसी विद्यार्थी को जो है किसी एक फील्ड के लिए तैयार नहीं किया। विद्यार्थी परिषद में जब एक कार्यकर्ता आता है उसका संपूर्ण जो है व्यक्तित्व निर्माण किया जाता है, उसको पूरी ग्रूमिंग की जाती है, उसको हर क्षेत्र में किस प्रकार से आपको काम करना है उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग उससे करवाई जाती है। फिर चाहे आप देखिए कि विद्यार्थी परिषद के अगर आप काम देखेंगे तो हम लोग हर फील्ड में काम करते हैं, फिर चाहे वो एकेडमिक्स हो, विद्यालयों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम काम तो करते ही हैं, परंतु अभी जब कोविड आया था उस समय विद्यार्थी परिषद का एकमात्र कार्यकर्ता था जो फील्ड में उतर करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करता है। तो हम केवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या पॉलिटिकल सेटअप के लिए लीडरशिप देते हैं, ऐसा नहीं है। हम विद्यार्थी की ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं सिर्फ एक विजन के साथ, नेशनलिस्ट अप्रोच। हम लोग किस प्रकार से अपने राष्ट्रभक्ति को जो है सार्थक कर सकते हैं, हम किस प्रकार से अपने आप को डेवलप करने के साथ साथ हम कैसे अपने देश को डेवलप कर सकते हैं, ये जो सोच है वो विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता में होती है। और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जो है कड़े परिश्रम के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के अनुभव लेने के बाद जो है वो किसी भी अगर फील्ड में जाता है तो उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जो है हमेशा रहेगी और वो उसी राष्ट्रभक्ति की भावना को सार्थक करने में हमेशा लगा रहता है। फिर चाहे वो पॉलिटिकल लाइन में जाए, फिर चाहे वो किसी एकेडमिक लाइन में जाए या बिजनेस में जाए। आप देखिएगा बहुत सारे बिजनेसमैन हैं या बहुत सारे अलग अलग फील्ड में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि उनको एक वैसा सेटअप, वैसा इन्वायरमेंट और वैसा प्लेटफॉर्म जो है वो विद्यार्थी परिषद ने दिया है। मतलब आप व्यक्ति के चरित्र निर्माण के थ्रू आप राष्ट्र निर्माण की तरफ जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा जम्मू के बारे में बात करें। जम्मू के लोग आजकल अपनी डोगरा आइडेंटिटी को लेके थोड़े से जागरूक हुए हैं, इतना पहले नहीं दिखता था हमें। एबीवीपी के जो जनक, पता नहीं मुझे शब्द सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन बलराज मधो की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने सबसे पहले एबीवीपी का गठन किया, वो जम्मू के थे। जी बिल्कुल।
थोड़ा सा जम्मू के निवासियों की जानकारी के लिए उनके जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालें ना, ताकि हमारी जनता भी समझ सके कि एबीवीपी के जो जनक थे, जो गठन करने वाले थे, वो जम्मू के थे। जी, आपने बहुत बढ़िया कहा। बहुत बलराज मधोक जी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो राष्ट्रहित के लिए जो है वो समर्पित कर दिया। परंतु कहीं ना कहीं पिछले बहुत सारे सालों की अगर हम बात करें, पिछले वर्षों की अगर हम बात करें, तो जम्मू कश्मीर को एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, फिर चाहे वो भारत में हो या फिर भारत के बाहर की बात हम करें। जम्मू कश्मीर के युवाओं में जो पोटेंशियल था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर बैठे उन लोगों को भी समझ में आता था कि अगर जम्मू कश्मीर के साथ अगर वो खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनकी सत्ता के लिए हानिकारक है। एक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो टैलेंट था या जो एक राष्ट्रभक्ति, आप कभी भी यहाँ से आप देखिए बहुत बड़े राष्ट्रभक्त जो हैं वो हुए हैं, जम्मू से बात करें, कश्मीर से बात करें, परंतु कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो सेटअप रहा इतने सालों तक हमारे देश में, उसने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जो है वो दबाने का काम किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। उनकी राजनीति जो है वो इसी चीज पे चलती थी। अगर उस समय वो जम्मू के युवाओं को रिकॉग्नाइज करते हैं, जम्मू के किसी भी व्यक्ति के किए हुए काम को रिकॉग्नाइज करते, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिटिकल जो उन्होंने अपने फायदे के लिए जो पॉलिसीज बनाई थी या जो माहौल पूरी दुनिया में बनाया था भारत के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के खिलाफ, कहीं ना कहीं वो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए जो है वो हार्मफुल होता। और ऐसे तमाम बड़े बड़े नाम जो है जम्मू कश्मीर से निकले हुए हैं, उन सबको दबाने का काम जो है कहीं ना कहीं हुआ है। परंतु आप देखिएगा, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं या जब आप इतिहास देखते हैं, या जो विद्यार्थी या युवा अब जो युवा है जम्मू कश्मीर का, उसको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ आना शुरू हुई है सोशल मीडिया के प्रयास से, या विद्यार्थी परिषद भी जो है कॉन्टिन्यूसली जो है युवाओं के बीच में काम कर रही है अपने जम्मू कश्मीर के इतिहास को लेकर के, अपने भारत के इतिहास को लेकर के, क्योंकि पूरे दुनिया में एक मैसेज दिया गया कि जम्मू कश्मीर जो है वो कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा नहीं है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अगर और यहाँ के लोगों में भी वो नैरेटिव सेट कर दिया गया कि आप लोग जो है भारत का हिस्सा नहीं है, आपको भारत ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपके टैलेंट की कदर नहीं की, जबकि ऐसा नहीं था। जो जिनको असलियत में जम्मू कश्मीर को आइडेंटिफाई करके उसको ग्रूम करना चाहिए था, उन्हीं लोगों ने, उसी पॉलिटिकल सेटअप ने जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर के युवा को दबाने की बात हुई। जैसे आपने बलराज जी का बहुत जिक्र किया, और बहुत से लोग जानते ही नहीं होंगे बलराज मधोक जी के बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में। कईयों को तो ये भी लगता होगा कि बलराज मधोक जी जो है किसी अन्य जो है प्रांत के राज्य के हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के हैं। और एक जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको 75 वर्ष हो चुके हैं, उसकी शुरुआत जो करने वाला जो है वो एक ऐसी भूमि से है जो कि जिसने सिद्ध करके दिखाया है कि वो भारत का बेटा है, और उसने अपने राष्ट्रभक्ति और अपने राष्ट्र को जो उन्होंने अपना समर्पण दिया है वो सिद्ध करके दिखाया है। तो ये जो नरेटिव या ये जो पॉलिटिकल सेटअप की वजह से जो जम्मू कश्मीर को पिछाड़ा गया, वो जानबूझ के, मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के जम्मू कश्मीर को थोड़ा आगे लेके जाने के बजाय उसको पीछे रखा गया ताकि वो उनके करियर के लिए अच्छा हो। परंतु उन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर के युवा की या जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात नहीं की। परंतु आज अगर आप देखेंगे तो समय बदल रहा है। 370 के बाद अगर आप देखें बहुत चेंज आया है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के युवा को पता है कि बेहतर क्या है उसको, जी उसका टैलेंट जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अभी किश्तवाड़ की शीतल देवी की अगर हम बात करें तो उसका टैलेंट जो है रिकॉग्नाइज, इससे पहले भी बहुत टैलेंटेड जो विद्यार्थी थे या छात्र थे जम्मू कश्मीर से निकले हैं, कुछ ऐसे जो कि अपने क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट करके दिखाया है, परंतु उनको कभी भी वो पहचान, वो नाम नहीं मिला। पर आज समय बदल गया, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में जब जम्मू कश्मीर का इतिहास को हम लोगों के सामने रखेंगे तो एक विजन जो है भारत के सामने जम्मू कश्मीर का और एक दुनिया में जम्मू कश्मीर का जो चित्र है वो बदलेगा, और उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। जी, थोड़ा सा अब राज्य की राजनीति के बारे में बात कर लें। जी, एबीवीपी दावा करती है कि उसके 50 लाख के आसपास कार्यकर्ता हैं। जी, वो भी तब जब अभी सभी राज्य या सभी विश्वविद्यालय, सभी कॉलेजेस छात्र संघ के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। हमारा सरोकार सिर्फ जम्मू कश्मीर से है। एलजी मनोज सिन्हा
खुद भी एबीवीपी की पृष्ठभूमि से आते हैं। जी। सरकार दावा बराबर करती है, लगातार कर रही है कि 370 के बाद शांति व्यवस्था स्थापित हुई है। वो दिखता भी है, धरातल पे दिखता भी है वो कि बहुत तब्दीलियां आई हैं, शांति व्यवस्था बनी हुई है। छात्र संघ के चुनाव करवाने में क्या आपत्ति है सरकार को? जी, इस विषय को लेकर के एलजी मनोज सिन्हा और विद्यार्थी परिषद काफ़ी बार जो है वो आमने सामने आ चुकी है। आप पिछले 1 वर्ष का अगर आप हमारे मेमोरेंडम्स या हमारे प्रेस कटिंग्स देखेंगे, प्रेस नोट्स देखेंगे, तो विद्यार्थी परिषद निरंतर जो है वो छात्र संघ चुनाव की मांग कर रही है। परंतु क्यों सरकार इस चीज़ को डिले कर रही है ये अभी सरकार जानती होगी। परंतु विद्यार्थी परिषद का मानना है कि जैसे पूरे देश में दूसू का चुनाव होता है या जेएनयू में चुनाव होता है, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी एक लोकतांत्रिक सेटअप करने के लिए, क्योंकि इतने वर्ष हो गए, पहले तो धारा 370 की वजह से जो है या यहाँ पे जो सिचुएशंस थी उसको देख करके यहाँ पे चुनाव नहीं होते थे। और जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी अभी उतने 70 वर्ष जो है अभी पीछे है। अगर उस हम जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी को या जम्मू कश्मीर के युवा को आगे बढ़ना है तो उसको अपने देश के साथ चलना पड़ेगा। जो नुकसान हम लोगों ने इतने वर्षों से ऐसी पॉलिटिकल सेटअप की वजह से जो उठाया है उसको कॉप अप करने का यही एक रास्ता है कि यहाँ पर भी एक बार छात्र संघ चुनाव हो, किस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया काम करती है। वो जब छात्र संघ चुनाव स्कूल्स में या कॉलेजेस में होना शुरू होंगे तब जाके विद्यार्थी को समझ में आएगा कि उसके अधिकार क्या है और किस प्रकार से जो है डेमोक्रेसी वर्क करती है। क्योंकि यहाँ पे बेशक डेमोक्रेसी रही जम्मू कश्मीर में, कथाकथित लोग कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी रही, परंतु हम सबको ज्ञात है धरातल पे जो है परिवारवाद रहा या जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप रहा, उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक वन साइडेड सेटअप था। तो विद्यार्थियों को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल सेटअप कैसा होता है। जब आप डिमांड करते हैं इनसे, गवर्नमेंट से या जो भी अभी एलजी प्रशासन है, क्या आपत्ति क्या बताते हैं कि क्यों नहीं करवा रहे हैं? कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक बोला उन्होंने? स्पेसिफिक नहीं, वो बोलते हैं कि अभी हालात उतने भी बेहतर नहीं हुए हैं कि यहाँ पे छात्र संघ चुनाव हो सके। परंतु कहीं ना कहीं ये अपनी ही बात को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। एक तरफ एलजी साहब बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है सुधार आया है और ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो दिखता भी है, परंतु वो मानते हैं कि अभी भी हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप नहीं हुआ है। और वो यही बोलते हैं कि हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक फुल प्रूफ सेटअप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, एकेडमिक्स में जो है डेवलप करें और उसके बाद हम जो है छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। उन्होंने कभी भी आज तक छात्र संघ चुनाव को ना करवाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने हमेशा उस चीज़ की हामी भरी है, परंतु वो बोलते हैं कि अभी वो समय नहीं आया। तो अब समय कब आएगा ये तो एलजी साहब ही जाने, परंतु हाँ, विद्यार्थी परिषद जो है हर कॉलेज और कैंपस में जो है इस मांग को लेकर के जाता है, फिर वो वाइस चांसलर के तक हो या एलजी तक हो। हम लोगों ने इस आवाज़ को पिछले कुछ सालों से लगातार हम उठा रहे हैं और हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक यहाँ पे छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं होती। जी, एबीवीपी तो चलिए बीजेपी को लगातार लीडर्स की जो डिमांड है उसको कैटर कर रहा है, ज़रूर से ज़्यादा नेता भेज रहा है, या मतलब एक जो नर्सरी है, आपने बोला कि जो हमारी आइडियोलॉजी है वो बीजेपी से ज़्यादा मैच करती है, इसलिए एबीवीपी के ज़्यादा कार्यकर्ता आपको बीजेपी की पॉलिटिक्स में दिखते हैं। आपका प्रतिद्वंदी है एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। हालांकि जितना मैंने पढ़ा है आपका जो गठन हुआ था वो किसी पार्टी विशेष के लिए अगेंस्ट नहीं हुआ था, आपका गठन हुआ था लेफ्टिस्ट जो एक विचारधारा थी, वामपंथी जो विचारधारा थी उसके अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन अगर बड़े परिदृश्य में देखें तो बीजेपी की जो एक मेन अपोजिशन है वो कांग्रेस है। बीजेपी की डिमांड तो आप पूरी कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है एबीवीपी की कार्यशैली में और एनएसयूआई की कार्यशैली में? ऐसा क्या फर्क है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता हमें एक बड़े पद पर नहीं दिखते हैं जहां तक कांग्रेस की बात है? देखिए, आपने जैसे कहा कि हम लोग बीजेपी का जो है सेटअप जो है फुलफिल कर रहे हैं। हम लोग हर क्षेत्र में इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने हमेशा अपने जो फंडामेंटल्स हैं हमने उसको कभी नहीं छोड़ा।
हमारा सिर्फ एक मोटिव रहा है, वो है अपना राष्ट्रीय हित। और एक कहते हैं कि जब आपको दिशा दिखाने वाला सही हो तो आप पथभ्रष्ट नहीं हो सकते। वैसे ही अगर हम कांग्रेस की बात करें, अगर आप कांग्रेस की अब आजकल की अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो अभी इस समय ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ही क्लियर नहीं है कि उन्हें आगे जीवन में क्या करना है। आपने इतने साल भारत के ऊपर जो है वो राज किया, आपने इतने साल भारत को चलाया, परंतु फिर भी आप अपने स्टूडेंट, क्योंकि उनके जो स्टूडेंट विंग्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर अपनी कोर पार्टी जो है उसके रोड मैप को फॉलो करती है। और जब एक कोर पार्टी का ही, पॉलिटिकल पार्टी का ही कोलैप्स हो जाता है तो आप उसके स्टूडेंट विंग से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विद्यार्थी परिषद कभी भी किसी पार्टी के साथ नहीं थी, हमने हमेशा इंडिपेंडेंटली काम किया। हमने गलत को गलत, सही को सही कहने की क्षमता हम लोगों ने विद्यार्थियों को दी। और NSUI की अगर हम बात करें तो उनको सिर्फ हाँ करनी है स्पेसिफिक चीज़ों पे, जहाँ उनको हाँ बोला जाएगा वहाँ उनको हाँ बोलनी है, जहाँ उन्हें ना बोला जाएगा वहाँ उन्हें ना बोलनी है। वो एक पार्टी को बिलोंग करते हैं। और विद्यार्थी परिषद जो है, विद्यार्थी परिषद अपने भारत को बिलोंग करती है। हमारी जो हम लोगों का कभी भी गोल या हमारी ये मोटिव नहीं था कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को सर्व करना है, हमें किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, हाँ हमें किसी और पार्टी को ज्वाइन करना है। हमारा एक मोटिव था कि हमारा भारत आज़ादी से पहले, जब हमारे ऊपर गुलामी से पहले एक पूरे विश्व में जो है सोने की चिड़िया था। हमारा मानना है कि हमें अपने भारत को फिर से उसी पोजीशन पे देखना है। हम उस चीज़ के लिए काम करते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के लिए कभी काम नहीं करते। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, आपको याद होगा अगर आपने विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि उठा करके देखी कि जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी का विरोध करने वाले विद्यार्थी परिषद, और उसके बाद बहुत सारे जेपी आंदोलन के पीछे भी एबीवीपी ही खड़ी थी जी। तो हम उसके जब ऐसे बड़े बड़े आंदोलन हुए उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने और बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी नामों ने विद्यार्थी परिषद के सामने ऑफर रखा कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने, आप हमारा एफिलिएशन। परंतु उस समय विद्यार्थी परिषद ने जो है 1 वर्ष के लिए इलेक्शन बंद कर दिए। हमने छोड़ दिया, हमने त्याग दिया कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अपने देश के लिए काम करेंगे। यही फ़र्क है जब आप किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष को छोड़ करके अपने देश को चुनते हैं तो आपके काम करने के तरीके में, आपके काम करने के जज्बे में जो है वो अंतर आता है। जहाँ आपका पर्सनल मोटिव नहीं है, पर्सनल हित नहीं है, हम किसी क्रेडिट के लिए काम नहीं करते। परंतु जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनके स्टूडेंट विंग है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा होगा कि अगर हम यहाँ अच्छा करेंगे तो हम ऊपर जाके कहीं ना कहीं सेटल होंगे। परंतु विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी सेटलमेंट के लिए काम नहीं करेगा। हम हमेशा काम करेंगे कि सोसाइटी में हम कैसे, हमारे पास अभी एनर्जी है, हमारे पास समय है, हम कैसे अपने समय को अपनी पढ़ाई के साथ, अपने निर्माण के साथ, अपने देश के लिए वो समय दें। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सोशल वर्क करेंगे, हम जो है देश के लिए काम करेंगे, परंतु कब, जब हम लोग सेटल हो जाएंगे जी। परंतु वो समय कभी नहीं आता। अगर आप देखें तो सेटल कब, कोई भी इंसान कभी भी सेटल अपने आप को नहीं बोल सकता, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर है। आप जॉब कर लेंगे, आपकी फैमिली हो जाएगी, फैमिली के बाद आके फैमिली हो जाएगी, आप उसमें बिजी हो जाएंगे, पर आप सेटल अपने आप को कभी नहीं मानेंगे। आप एक तरफ बोलेंगे कि हाँ मेरी जॉब लग गई तो मैं सेटल हूँ, नहीं फिर बोलेंगे कि शादी होगी तो मैं सेटल हूँ। तो वो सेटलमेंट की जो डेफिनेशन है वो कभी नेवर एंडिंग है ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो विद्यार्थी परिषद का ऐसा मानना है कि जब हम यंग ब्लड है, हमारे अंदर उतनी एनर्जी है, तो क्यों ना हम अपने आप को तो हम एक्सेल कर ही रहे हैं, हम अपने आप को तो ग्रूम कर ही रहे हैं। तो जो हमारे पास समय बचता है वो समय किसी गलत दिशा में जाने के बजाय अगर हम उस समय को किसी सही दिशा की ओर लेके जाएं तो उसमें हमारे राष्ट्र की तरफ जो है वो एक पहला कदम होता है। तो इसी सोच को लेकर के हम काम करते हैं और मुझे ऐसा लगता है 75 वर्ष किसी भी संगठन का जीवित रहना और एक कॉन्टिन्यूटी में देश के लिए काम करना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो, हमें NSUI से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि उनका अल्टीमेट गोल भी
क्योंकि वो लोग भी युवा हैं जी। और कोई भी युवा जो है वो देश की कैपिटल है, तो वो लोग भी जो है देश हित के लिए काम करें। और पॉलिटिकल चीज़ें अपनी अलग होती हैं, परंतु अपने देश के लिए खड़े रहना एक अलग चीज़ है, और वो मुझे ऐसा लगता है हर देशवासी को जो है वो करना चाहिए। जी। अक्षय जी, थोड़ा सा पर्सनल सवाल आप शुरू करें। जी। आपकी मृदु भाषिता सुन के स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का स्मरण हुआ है मुझे। ये आपने पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि जब भी हम कुछ ऐसा इंटरव्यू करते हैं, किसी युवा का इंटरव्यू करते हैं या युवती का इंटरव्यू करते हैं, तो एक वाजिब सा सवाल होता है कि आपकी महत्वाकांक्षा क्या है। वो आपने पहले ही नकार दिया कि जब हम एबीवीपी में काम करते हैं तो हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता है, हम देश निर्माण के लिए जो बेहतर है हम उस पर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ह्यूमन बिहेवियर की बात भी की। आज के 20 साल बाद अक्षय बलोरिया खुद को कहाँ देखती हैं? देखिए, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, बीइंग अ स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई एम इन अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज के 20 साल बाद तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, परंतु मैं जिस भी क्षेत्र में होंगी, फिर चाहे वो एकेडमिक्स में हो या मैं किसी भी अगर क्षेत्र में होंगी, तो एक जो देशभक्ति की जो भावना है वो हमेशा रहेगी। तो मैं किसी भी क्षेत्र में जाऊं तो मेरे लिए प्रायोरिटी होगी कि मैं उस क्षेत्र में जाके तो अच्छा करूं ही, और किस प्रकार से मेरे काम से जो है मेरे देश को जो है वो कंट्रीब्यूट हो मेरा, मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी। और मैं बहुत बचपन से ही मेरा ये बहुत था कि मुझे बुरा लगता था जब हम छोटे छोटे थे कि हमारा जब हम बुक्स पढ़ते थे या हम न्यूज़ देखते थे या वेस्टर्न न्यूज़ देखते थे, तो भारत को बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता था। तो बचपन में ही बुरा लगता था कि हमारे देश को ऐसा कोई क्यों बोलता है। तो मुझे लगता है कि अब जो है चित्र जो है बदला है भारत का, और आगे आने वाले 20 साल बाद भी मैं अपने आप को अपने देश की एक आम नागरिक, एक कार्यकर्ता की तरह अपने देश की सेवा करने वाली की तरह ही देखती हूँ। क्योंकि अगर मैं मेरे को एक जीवन भगवान ने दिया है, तो उसको किस प्रकार मैं अपने देश को समर्पित कर सकूँ, ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने अपने संगठन में रह करके ये सीखा कि मैं चाहे कहीं पे भी पहुंच जाऊं, मैं अपने देश की एक कार्यकर्ता हूं, मैं अपने देश की एक बेटी हूं। अपने देश के लिए जो कर पाऊंगी वो करने का मेरा लक्ष्य है। अक्षय जी, आपको हमारे चैनल की तरफ से, द फोर्थ वन इंडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ एबीवीपी जम्मू कश्मीर की प्रांत मंत्री अक्षय बलोरिया। इन्होंने खुल के बात की हमारे साथ। इन्होंने हमें बलराज मधोक जी के बारे में बताया, जो जम्मू के रहने वाले थे और एबीवीपी के जनक थे। इन्होंने हमें बताया कि एलजी प्रशासन के साथ इनकी लगातार मांग जारी है कि छात्र संघ के चुनाव करवाए जाएं। हम भी द फोर्थ वन इंडिया की तरफ से एलजी प्रशासन को ये निवेदन करते हैं कि छात्र संघ के चुनावों को जल्दी से जल्दी करवाया जाए, ताकि अक्षय बलोरिया जैसे अच्छे नेता हमें, हमारे समाज को, हमारे जम्मू कश्मीर को मिलें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।